नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं विकास मोदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी अतुल सुभाष के ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं। और अतुल सुभाष का नाम आप अगर नहीं भूले होंगे तो मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं कि अतुल सुभाष ने सिस्टम से हार कर अपनी जान दे दी थी। यानी पत्नी और ससुराल से जो प्रताड़ना तो मिली ही थी, सिस्टम ने भी उन्हें बहुत परेशान किया था। ऐसा उन्होंने अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया था और सबके सामने लाया था और बहुत ही हलचल मची थी देश में कि आखिर ऐसा सिस्टम कैसे काम करेगा और लोगों की मदद ऐसे कैसे हो पाएगी। तो फिर से जानते हैं कि अतुल सुभाष का जो मामला था, जो फैमिली कोर्ट में चल रहा था, वो अब कहां पहुंचा है, स्टेटस क्या है, उनके वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई या नहीं आई, उनके बेटे के कस्टडी की भी बात थी। जो अतुल सुभाष के माँ और उसके पिताजी केस लड़ रहे थे कि बेटे की कस्टडी चाहिए, उसका क्या हुआ। तो बात करने के लिए हमारे साथ अतुल सुभाष के भाई हैं, विकास मोदी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपका स्वागत है द भारत नाउ में। मैं जानना चाहूंगा कि अतुल सुभाष मामले में क्या स्टेटस है, अभी तक कहां तक पहुंचा है मामला। सर, अभी तक जो मामला है वो हमारे ऊपर जो 498A और ये सब चीज़ों के लिए जो इन्होंने केस लगा रखे थे, मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर जो लगा रखे थे, इस पे हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो जा रहे हैं इसके ऊपर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश के लिए। और फिलहाल जो हमारी डेट्स थी उसको हमने एक्सटेंड करवाया है जौनपुर में। अच्छा। उसके अलावा 498A के क्वेश्चन के बाद जो है वो हम अप्लाई करेंगे बच्चे की कस्टडी के लिए, वो जौनपुर में अप्लाई किया जाएगा। और जो बैंगलोर में केस चल रहे हैं जो सुसाइड का, उससे रिलेटेड अपडेट ये है कि उनके वकील ने एक्यूज नंबर 4 जो सुशील सिंघानिया है उन्होंने एक क्वेश्चन के लिए अपील डाली थी। उसमें उन्होंने बोला ये था कि सुशील सिंघानिया के खिलाफ जो है स्पेसिफिक एलिगेशंस बहुत कम जगह हैं, एक ही जगह है जो कि वो झूठ था। स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए थे मेरे भाई के द्वारा, सुसाइड नोट में भी एलिगेशंस लगाए हैं और वो सिर्फ एक बार नहीं है, जबकि 3-4 बार उन्होंने उस वीडियो में भी बोला है और सुसाइड नोट में भी बोला गया है। और तो ये जो है वो वहां पे FIR क्वेश्चन करवाने के लिए जो है वो उन्होंने अप्लाई किया था। उन्होंने FIR क्वेश्चन के लिए सभी लोगों का लगाया था, लेकिन फर्स्ट 3 एक्यूज का उन्होंने विड्रॉ कर दिया और 4th एक्यूज का जो है वो चला रहे हैं वो, और आज हियरिंग है उसकी। रीता कौशिक पर जो एलिगेशंस लगे थे, क्या आपको कुछ कार्रवाई होती दिख रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा? सर इसमें मेरा ये कहना है, जैसे यशवंत वर्मा जी का अभी आपने केस देखा होगा, उसमें कैसे उनके घर में ये पैसे मिलते हैं जो कि रिश्वत के पैसे होंगे, 100% है ये। अगर जांच में आई और जांच करवाई जाए सही ढंग से तो ये पता चल के आएगा कि ये पैसे जो है वो करप्शन के हैं। तो जज अगर बैठ के, जज के सीट पे बैठ के अगर ये लोग इस तरह से अगर फैसले दे रहे हैं तो आप ये समझ जाएं कि जुडिशरी में लोगों का क्या बिलीव रहेगा। हाई कोर्ट के जज बैठ के दिल्ली में करप्शन लेते हैं और उनके घर में कैश मिलता है और इनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है, ये आप सभी हम लोगों ने देखा है कि 3 कॉलेजियम जो बना है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने डायरेक्शन दे दिया कि आप दिल्ली से उठ के इलाहाबाद चले जाएं। तो क्या ये जो है ये सिस्टम सही है? ये तो देश की जनता को जवाब मिल गया होगा कि कैसे हमारे देश का सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, कैसे हर एक अलग नागरिक के लिए कैसे ये कानून की धज्जियां उड़ाने वाले जो बनाने वाले लोग हैं वो कैसे धज्जियां उड़ाते हैं। ये हम सभी लोग देख रहे हैं इस देश में बैठ के। तो हमें तो मुझे लगता है कि आने वाला कुछ टाइम बाद जो है वो, मुझे नहीं लगता कि किसी को न्यायालय जाने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि गैंगस्टर के पास लोग जाएंगे कि मुझे न्याय दो। ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है देश में। तो अगर इस देश में अगर न्यायालय को सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता है या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो आप समझो कि हम आम जनता लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? नहीं तो रीता कौशिक पर कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि उस दौरान हमने सुना था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रीता कौशिक से मंगाए जा रहे हैं, कुछ सवाल जवाब किया जा रहा है हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा।
आपको कुछ सर जानकारी है क्या इस ये मामले सारी में? चीजें पब्लिकली आपको कहीं नहीं पता चली है, पब्लिकली ये कहीं जाहिर नहीं किया गया है। ये इंटरनली ही इन्होंने जो भी चीजें की थी वो इंटरनली की है, और उसकी जांच कहाँ तक की गई है, कितना सही किया गया है, कितना क्या गलत किया गया है, ना उसकी हमें जानकारी मिली है, ना वो कहीं जानकारी पब्लिश कर रहे हैं। तो एक जज के खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस लगने के बावजूद भी हमारे देश में कैसे सिस्टम काम करता है, ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। और इस देश में जो कानून बनाने वाले लोग, जो राज्यसभा और लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि कैसे हमारा सिस्टम, करप्ट सिस्टम जो है वो बैठ के न्याय दे रहा है। तो आरोप के बाद भी रीता कौशिक जौनपुर कोर्ट में अभी भी फंक्शनल है, काम कर रही हैं, केसेस देख रही हैं? बिल्कुल काम कर रही हैं, बिल्कुल काम कर रही हैं, वो फंक्शनल हैं। और मीडिया को और उनके जो वकील हैं वो मीडिया और बाकी लोगों को जो है वो धमका रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर एफआईआर नहीं है तो आप कैसे इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो। जबकि मेरा ये कहना है कि अगर वो स्पेसिफिक केस एलिगेशंस लगे गए हैं तो उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और और अगर वो ये जांच पेशकार भी नहीं नहीं होती है, हटाया गया? वो कुछ भी नहीं पेशकार भी हुआ नहीं सर, कोई हटाया गया? सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इनके खिलाफ ना तो पुलिस एक एफआईआर लिखती है, ना कुछ लिखती है। बिकॉज एफआईआर लिखने के लिए उन्हें हाई कोर्ट के परमिशन चाहिए होते हैं, और हाई कोर्ट में जो बैठा हुआ जज है वो ऐसे ही करप्ट बैठा हुआ है, तो एक जज दूसरे जज की कभी जो है वो एलिगेशन बना के देगा नहीं आपको। तो ये लोग ऐसे ही छूट कुल जाएंगे। मिलाकर कुल मिलाकर अतुल सुभाष ने जो जुडिशरी पर उंगली उठाई थी, रीता कौशिक, पेशकार, मतलब इस पर कोई कार्रवाई होती आपको नहीं दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है सर। और ये चीज आपको ये प्रूफ होते हुए ये दिख रहा है यशवंत वर्मा के केस में, कि कैसे एक सिस्टम जो है, भ्रष्ट सिस्टम कैसे काम करता है। और यशवंत वर्मा अपनी अपनी सफाई में कह रहे हैं कि वो पैसा हमारा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी तक ये भी पता नहीं चला कि कैश उनका नहीं है तो किसका है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर जांच बिठा दी है वो। किसी के घर में कैश मिल रहा है, वो कैश कह दे कि वो हमारा नहीं है, ये आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें चल रही है। अगर किसी पॉलिटिकल नेता के घर पे ये चीजें हुई होती, या एक आम इंसान के घर पे हुई होती, तो पुलिस पहले अरेस्ट हो जा गई होती, ईडी सीबीआई सब लग गए होते, इनकम टैक्स लग गया होता, सारी चीजें जानकारी निकालने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये निकिता सिंघानिया और उसके परिवार से कोई संपर्क क्या कह रहे हैं, उनका क्या है केस में? वो स्टेटस के हिसाब से कहां तक पहुंचे हैं उन पर जो आरोप लगे थे? सर ये बैंगलोर वाले केस में आज जो सुनवाई होनी है वो ये होनी है कि हमें एक ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं एक्यूज नंबर 4 के खिलाफ, जो कि सुशील सिंघानिया है। सुशील सिंघानिया में स्पेसिफिक एलिगेशंस मेरे ब्रदर ने वीडियो में भी लगवाए थे और सुसाइडल नोट में भी लगाया गया था। तो जी हाँ। उसमें उनके वकील ने चारों के लिए क्वेश्चन के लिए डाला था कि एफआईआर क्वेश कर दिया जाए, जब वो लोग वहां नहीं रहते हैं तो ये चीजें नहीं होती है, मतलब एफआईआर क्वेश कर दिया जाए। तो इस पे जज ने ये बोला कि नहीं, इसमें मटेरियल एविडेंस है एफआईआर में, तो ये केस चलेगा, ट्रायल चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, 3 विड्रॉ कर लिए, 3 नाम, एक्यूज नंबर 1, 2 और 3। एक्यूज नंबर 4 के लिए उन्होंने रहने दिया है, जिसके खिलाफ जो है हमें ऑब्जेक्शंस आज फाइल करने थे, वो हमारे एडवोकेट ने आज फाइल किया है। तो लेट्स सी कि क्या डिसीजन आता है इसके ऊपर। और अतुल जी के बेटे से आपकी कोई बातचीत टेलीफोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, कोई बातचीत कहाँ है, किस हाल सर में जिस है? टाइम पे हेवियस कॉर्पस में जिस टाइम पे वो हुई थी, उस टाइम पे जज जो थी वहाँ की जस्टिस जो थी, उन्होंने हमें बात करवाई थी। उसी टाइम पे मैंने जो लास्ट बात करी थी वो वही बात करी थी, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, और फिलहाल जो आपका पूरा टिका होगा डाइंग डिक्लेरेशन, जब तक कि एफएसएल की रिपोर्ट ना आ जाए। अगर डाइंग जी डिक्लेरेशन उसको मान लिया जाता है तो आपको उम्मीद है कि इस केस में बहुत अच्छी आपको सफलता मिल सकती है। सर, सफलता तो तब मिलेगी जब ये इस सिस्टम को, ये जो हमारे जो एविडेंसेस हैं और ये सारी चीज़ों को एक अच्छे न्यायाधीश इस चीज़ को सुने और इस चीज़ पे फैसला दे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर न्यायाधीश सही नहीं है तो हमें तो लगता है कि हमें इसमें भी न्याय नहीं मिलेगा। जिस तरह मेरे भाई को न्याय नहीं मिला, उस तरह मुझे भी न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, अगर ये न्यायाधीश इस तरह के लोग मिले तो। अगर क्या रीता कौशिक के को बदलने की आपने कोई लगाई है क्या पिटीशन कि हमारा जज बदला जाए या जो उसकी पीठ है उसको बदला जाए? सर मैं अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में अपना एक वो फाइल कर रहा हूँ, पिटीशन फाइल कर रहा हूँ इनके खिलाफ। तो
उसमें हमें उम्मीद है कि शायद उनकी जांच हो। अगर एटलीस्ट इनकम और एसेट्स देखे जाएं तो शायद उस पे जो है वो बातचीत की जा सकती है कि, या वो चेक करें तो एटलीस्ट ये निकाला जा सकता है कि क्या करप्शन कितना फैला हुआ है, या फिर वहाँ के आस पड़ोस वाले जो भी केसेस चल रहे हैं वहाँ से लोगों से बात किया जाए। तो अगर निकालने की बात आई, अगर गवर्नमेंट चाह ले या फिर एजेंसीज चाह लें कि अगर इसको सही से वेरीफाई किया जाए तो वो सारी चीजें निकल के आ जाएगी कि कितना करप्शन वो लेती हैं और कितने करप्शन में डूबी हुई है वो। अतुल सुभाष के बाद ऐसे कई केसेस सामने आए, नोएडा में, दिल्ली में, कानपुर में, जो सिस्टम से हार कर उन्होंने भी ऐसा ही कदम उठाया। क्या लग रहा है इस पूरे सिनेरियो को देखकर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस पूरे सिनेरियो को देखकर हमें और आप सभी लोगों को, सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को ये लगता होगा कि इस देश में पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, पुरुषों के लिए किसी को कोई दर्द नहीं है, पुरुषों के लिए जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जबकि मैं आपको बताऊं तो पुरुष ही सब कुछ ही मतलब अगर देखें तो 80% जो इनकम आ रही है गवर्नमेंट के, जो टैक्सेस हैं वो मेन दे रहे हैं। सारी चीजें जो है वो महिलाओं के प्रति जो है वो निकाली जा रही हैं गवर्नमेंट। क्या इस देश में पुरुषों के लिए कोई जगह नहीं है? पुरुष के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है? इतनी इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी कोई भी एक ऐसे मंत्री या कोई भी ऐसा कोई सिस्टम सामने नहीं आया जो ये कह दे कि नहीं, पुरुषों के लिए कानून बहुत जरूरी है और इसको हम लोकसभा में उठाएंगे। एक डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने राज्यसभा में उठाया ये सवाल। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दिया हूँ और उम्मीद करता हूं कि शायद उनकी बात को भी सुन के जो है वो लोकसभा में ये चर्चाएं हों और इसके ऊपर एक जल्द से जल्द कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है। अदरवाइज आप ये सिस्टम को देखते हुए, जिस तरह से अभी मेरिट के केसेस हुए हैं, माइंडसेट जो लोगों का हो गया है, वो आप देख सकते हैं जी कि किस तरह के माइंडसेट से गुजर रहे हैं लोग। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब आपके हिसाब से डॉरी एक्ट में तब्दीली आनी चाहिए। जो डॉरी एक्ट एक तरीके से महिलाओं को बहुत अधिकार देता है, इसमें थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए ताकि सर, पुरुषों मेरे को भी मेरे राहत मिल सके। दो तीन प्रश्न है सर। एक, डाउरी एक्ट जो है बनाया गया था, वो मैं मानता हूँ कि डाउरी उस टाइम पे बहुत गलत तरीके से यूज किया जाता था, उसके खिलाफ आपने कानून बनाया। लेकिन आपने इतना ज्यादा कानून में फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि उसी चीज का आज दुरुपयोग किया जा रहा है। उसी चीज से मेन को प्रताड़ित किया जा रहा है। मेन को कहीं से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। लोगों को अपने को सच साबित करने के लिए जान देनी पड़ रही है। इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, सिस्टम के द्वारा। आप सिर्फ एक बात एफआईआर करने जाती हैं महिलाएं और वो सिर्फ बोलती हैं कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया गया और उस पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। उसके ऊपर कोई भी जांच नहीं की जाती। इनिशियल लेवल पे अगर जांच की जाए तो मुझे लगता है कि ये चीजें होंगी ही नहीं, एफआईआर दिखाई नहीं लेकिन जाएगा, कुछ करप्शन होगा। थोड़े बहुत गाइडलाइंस आए हैं कि जैसे वो लड़की की माँ, लड़की की बहन, लड़की के पिता, इन सबको को भी अरेस्ट कर लिया जाता था। तो शायद अरेस्टिंग को मना किया गया है कि पहले जांच हो एलिगेशंस के और फिर अरेस्ट करें। लेकिन जो दूर रहती हैं, लड़के की बहन और लड़के की माँ और बुआ, उनको ना अरेस्ट किया जाए, ऐसा कुछ गाइडलाइंस तो आया है। लेकिन इसको कितना फॉलो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ये कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है विकास जी? सर सर, आप मेरे केस में मैं आपको बताता हूँ, दिन हुई है जिस दिन वो शादी करके आई है उसके और उसके अगले दिन। इसके अलावा मेरी जी मुलाकात नहीं है। मेरे ऊपर 498A का केस लगा हुआ है। मेरे फादर सिर्फ 4 दिन मिले हैं उससे। मेरे फादर के ऊपर जो है वो 498A लगा हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस लगा हुआ है हम दोनों के ऊपर। मेरी मदर थोड़े ज्यादा दिन उनसे मिली है बिकॉज की प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी मदर बैंगलोर जाके नहीं थी, वो 1 महीने के करीब रही है। तो ये हम तीन जो हैं वो उनके ऊपर भी केसेस लगे हुए हैं। तो क्या आप इसको लगता है कि आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ये गाइडलाइन? जी हाँ, मैं बिल्कुल दिल्ली रहता सोचने हूँ वाली सर। बात तो है। मैं दिल्ली रहता हूँ सर। मेरी भैया और भाभी जो है रहते थे वो बैंगलोर रहते थे और मेरे मदर और फादर जो है वो बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तो आप ये समझो कि जी क्या कनेक्शन, क्या कहीं कोई साथ में रहता है? कोई नहीं रहता है सर साथ में। उसके बाद भी जी हाँ, बिल्कुल डोमेस्टिक सही कह रहे वायलेंस हैं। और 498A का केसेस हमारे ऊपर लगा हुआ है और हम बेल के लिए, मेरे फादर साहब 64 और 65 की एज में जो है वो जौनपुर जा रहे हैं। जौनपुर जैसी जगह जाके उनको बेल लेनी पड़ रही है। मेरी मदर को जाना पड़ रहा बिल्कुल। है, मुझे जाना पड़ रहा है।
मैंने अपने भाई के साथ कितनी बार गया हूँ, और वहां का सिस्टम भी ऐसा है कि आपको एक बार बेल ग्रांट कर दिया गया तो आपको ऐसा नहीं है कि परमानेंटली बेल ग्रांट किया गया है, हर 3 महीने में आपको जाके बेल का वो देना पड़ेगा। जौनपुर का ऐसा कोर्ट का नियम है। अच्छा, मतलब मामला पेचीदा है और बहुत ही परेशानी है अगर इंक्लाइन करता है कोई भी लॉ। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना डिजिटलाइजेशन के बारे में प्रचार किया जा रहा है, यूपीआई से इतने करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट को आज तक नहीं सुधारा गया। कोर्ट आज भी वही पुरानी चीजों पे चलता आ रहा है। कोर्ट में ये फैसिलिटी नहीं दी जा सकती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी सारी सुनवाई हो गई। क्या हम ऐसे मतलब लोग हो गए कि जिनको गिरफ्तारी करनी जरूरी है, जो वहां जाके पेश होना पड़े? लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो पूरे दिल्ली में अलाउड है, चाहे 30 हजारी कोर्ट हो, चाहे पटियाला हाउस हो, साकेत कोर्ट, हर जगह मैंने देखा कि वो जौनपुर कोर्ट नहीं है। जो इस जगह के, इन सब जगहों के जो कोर्ट्स है उसमें अलाउड नहीं है सर, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं है। और वो भी जस्टिस के ऊपर डिसाइड होगा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। ये क्यों है भाई? उनके ऊपर क्यों राइट दिया गया है? ये कानूनन होना चाहिए कि जिसको लेना है वो लेगा, इस चीज को जो अप्लाई करेगा उसको मिलना चाहिए। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल प्रेजेंट हो या वो मनमर्जी, उनके मनमर्जी पे क्यों छोड़ दिया गया इस चीज को? बच्चे से मिलने का राइट मेरा क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चे से मिलने का राइट मेरा होना चाहिए। ये उनको डिसीजन देने के लिए क्यों रखा गया है कि वो डिसीजन देंगे कि बच्चे से मिलने जाना है कि नहीं जाना है, तब वो अलाउ करेंगे। वो बच्चा मेरा भी है, क्यों नहीं राइट दिया जाएगा हमें? हाँ, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। मैं अपराधी आज से ही घोषित हो गया हूं कि अपराधी हो तुम। नहीं, एज पर लॉ तो जब तक कुछ साबित नहीं होता तब तक इनोसेंट है कोई भी अक्यूज हो, तो कैसा फिर भी। आपके माइंड में, और क्योंकि महिला जज बैठी हुई है, उनका माइंडसेट वैसे ही चल रहा है कि महिला ही सही है और पुरुष गलत है, क्योंकि उनको करप्शन का पैसा नहीं दिया गया 5 लाख रुपए मेरे भाई के द्वारा। कुछ सवाल बहुत ही सेंसिटिव हैं जो बार बार उठ रहे हैं और इस पर काम भी होना चाहिए, लेकिन काम फिलहाल होता दिख नहीं रहा है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से या जुडिशियरी की तरफ से। अब तो उल्टा और कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं। इस केस के बाद बोलने से चीजें चेंज नहीं होंगी। इस सिस्टम को बेसिक लेवल से चेंज करने की जरूरत है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इंसाफ जो है, इंसाफ का जो मंदिर कहा जाता है न्यायालय को, वो मंदिर कहने लायक बचेगा। कुछ सालों के बाद ऐसा होगा कि लोग जो है वो गलत तरीके से न्याय की कोशिश करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, गलत लोगों के पास जाएंगे और इससे टेररिज्म बढ़ेगा, देश में ही बढ़ेगा, चाहे जैसे भी हो। अगर आप इस सिस्टम को पूरा अगर इन लार्ज देखने की कोशिश कर रहे हो तो। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एफएसएल रिपोर्ट का हमें भी इंतजार है, क्योंकि उसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर अगर कोर्ट में एडमिसिबल किया जाता है, उसको सबूत के तौर पर माना जाता है, तो ये एक बड़ी बात होगी। हमें एफएसएल, आपको भी और हमें भी इंतजार है। फिर हम बात करेंगे जब रिपोर्ट आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विकास मोदी, अतुल सुभाष के छोटे भाई, जिन्होंने बताया और अपनी पीड़ा बताई कि किस तरीके से सिस्टम से लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से उनको जौनपुर कोर्ट बार बार जाना पड़ता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उनको वहां नहीं मिल पा रही है, नौकरी छोड़कर दिल्ली से जौनपुर जाना, उनके बूढ़े पिताजी जो 65 साल के हैं उनको भी जाना, उनकी माँ जो 60 साल की है उनको भी जाना पड़ता है जौनपुर कोर्ट, और वहां से फिर उनको बाकी कार्रवाई करनी पड़ती है, चाहे वो बेल लेना हो चाहे कुछ और, फिजिकल ही प्रेजेंट वहां होना पड़ता है। जो इनकी परेशानी है, बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, माँ के पास कस्टडी है, लेकिन पेरेंट को, पिताजी की तरफ से भी दादी और दादाजी को मिलना चाहिए, ये राइट, बच्चे से मिलने का जो अधिकार है वो होना चाहिए, जिसकी बात विकास मोदी कर रहे थे। चलिए इस बातचीत में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा। फिलहाल नमस्कार।